गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में हमने जाना था कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों के बारे में हमने अध्ययन किया था। हमने जाना था कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है प्रकाश की उत्क्रमणीयता से संबंधित। तो हमें जानना है कि ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है। तो हम कहते हैं कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता में ये होता है कि जब हम प्रकाश का परावर्तन कराते हैं तो जो आपतित किरण होती है वो परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करने लगती है, और जो परावर्तित किरण होती है वो आपतित किरण की भांति व्यवहार करने लगती है। तो इसे हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, रिवर्सिबिलिटी मीन्स उल्टा हो जाए। उल्टा मतलब जो आपतित किरण है वो परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करने लगे, और जो परावर्तित किरण है वो आपतित किरण की भांति व्यवहार करने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। जैसे पहले जब हम देखते थे तो ये हमारा क्या होता था, कोई आपका पृष्ठ होता था। मान लीजिए हमने ये ले लिया है समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण को हम परावर्तक पृष्ठ भी बोलते थे। हमने ले लिया ये हमारा समतल दर्पण है। समतल दर्पण के बारे में हमने बताया था कि इस दर्पण पे क्या करते हैं, एक तरफ कलई कर लेते हैं। वो कलई जो हम करते हैं वो किसकी, सिल्वर की कलई करते हैं, मीन्स चांदी की कलई करते हैं। चांदी की कलई करने के पीछे रीज़न ये होता है कि जो चांदी होता है वो क्या करता है, 95% प्रकाश के भाग को परावर्तित कर देता है। तो हमने क्या किया कि इस पे प्रकाश की किसी किरण को डाला, और इस किरण पे पड़ने के बाद प्रकाश की किरण क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो जिस किरण को डालते हैं वह परावर्तक सतह से टकराती है, उसे हम क्या कहते थे, आपतित किरण। और जो फिर सतह से टकराकर वापस लौट जाती थी उसे हम क्या बोलते थे, परावर्तित किरण। और जहाँ से टकराती है उस टकराने वाले बिंदु से अगर एक अभिलंब खींच दें तो इसे हम क्या बोलते थे, अभिलंब। अगर हम क्या करें, परावर्तन बिंदु से, जो आपका परावर्तन या आपतन बिंदु है, ये परावर्तन बिंदु से एक लंब डाल दें तो ये हमारा क्या कहलाता था, अभिलंब। अब इसमें क्या है, आपतित किरण इस तरफ से है और परावर्तित किरण इस तरफ निकल रही है, तो ये हमारी क्या कहलाती थी, प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा क्या है, कोई समतल पृष्ठ है। समतल पृष्ठ पे अगर हम प्रकाश इस तरफ से डालें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आपतित किरण। और ये हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। इस तरफ से प्रकाश डाली जा रही है और इस तरफ को प्रकाश क्या हो रही है, लौट रही, तो ये हमारा हो जाएगा अभिलंब। अब कोण भी बदल जाएगा। इस तरफ हमारा क्या हो जाएगा, हम कहते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे हम आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये हमारा, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इसमें होता क्या है कि ये पूरा जो किरण है ये इसका क्या कर देता है, इन्वर्स कर देता है। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण इस तरफ से है तो ये पूरा पलट गया। इसमें क्या होती है, इनकी प्रकृति पलट जाती है। जिस तरफ से परावर्तित किरण आती है उस तरफ से यहाँ आपतित किरण आती है, और परावर्तित किरण जिधर इस तरफ आपतित किरण होती है उधर परावर्तित किरण निकल जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मीन्स प्रकाश की उत्क्रमणीयता से तात्पर्य यह है कि जब हम प्रकाश का परावर्तन कराते हैं तो जिधर से आपतित किरण आती है, उत्क्रमणीयता जब होता है तो उधर से परावर्तित किरण निकल जाती है, और जिस तरफ से यहाँ परावर्तित किरण आती है उधर से हम आपतित किरण को पृष्ठ पर क्या करते हैं, डालते हैं। तो इस पूरी घटना को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो अगर हमें परिभाषा लिखना हो तो हम कह सकते हैं कि परावर्तक, जब हम किसी प्रकाश का परावर्तन कराते हैं
तो इस परावर्तन के दौरान आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करे तथा परावर्तित किरण आपतित किरण की भांति व्यवहार करे, तो इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। अब फिर अगली टॉपिक हम लोगों की है प्रतिबिंब। हमने जाना कि प्रकाश की जो उत्क्रमणीयता होती है वह प्रकाश का ही गुण होता है और वह प्रकाश में ही निहित होता है। फिर अगली टॉपिक हम लोगों की है प्रतिबिंब, इमेज। तो हम कहते हैं प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे जब हम शीशे के सामने या दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो देखते हैं हमारे समान ही दर्पण में भी एक आकृति दिख रही है, जो सेम जैसे हम हैं वैसे ही आकृति दर्पण में भी दिख रही है। तो इसी दर्पण में दिखने वाली आकृति को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब की अगर परिभाषा लिखें तो हम कहेंगे, तो लिख ली, तो हम लिखते हैं वस्तु के किसी बिंदु से जब प्रकाश की किरण परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात, अब अभी हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा है, अपवर्तन के बारे में नहीं पढ़ा है। तो अपवर्तन के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है हम जान लें। हम कहते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो वह इस दौरान थोड़ा सा मुड़ जाती है। इस पूरे घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पे दो घटनाएं हैं कि मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। तो दो बातें आई। एक हो सकता है कि अपवर्तन तथा परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पे मिले, या हो सकता है कि कल्पना हो जाए कि मिल रही हैं। जैसे मिलती हुई प्रतीत होने का तात्पर्य ये होता है कि वास्तव में मिलती नहीं है। जैसे हम बात कर लें तो हम देखते हैं रेलवे की पटरियाँ को जब हम देखते हैं तो दूर से जब देखते हैं तो बहुत दूर पे वो कहीं मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में वो मिल नहीं रही होती हैं, लेकिन क्या होता है? मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे पृथ्वी और आकाश का बात करें तो हम जब देखते हैं कि एक खुले मैदान में चले जाएं तो खुले मैदान में ये देखते हैं कि कहीं दूर जाके किसी दूर बिंदु पे पृथ्वी और आकाश आपस में मिल रहे हैं, जबकि वास्तव में क्या है? ये कहीं भी नहीं मिलते हैं। केवल क्या है? ये मेरा भ्रम है कि वह मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ऐसे ही हम कह लें कि किसी बिंदु पर या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। इसी आधार पर प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया। एक कहा गया आपका आभासी प्रतिबिंब और दूसरा क्या कहा गया? वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम जानते हैं कि कहे कि कहीं पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं और कहीं पे वास्तव में मिलती हैं। तो इस घटना के आधार पर प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया। पहला हमारा आता है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि जब आपतन अथवा परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे प्रतिबिंब पर्दे के पीछे प्राप्त किए जाते हैं। तो अगर डिफिनीशन लिख लें तो हम लिख लें, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से
चलने के पश्चात आपतन तथा या कह लीजिए परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे प्रतिबिंब कहाँ मिलते हैं? इस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे के पीछे प्राप्त किए जाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो पर्दे के पीछे प्राप्त किए जाते हैं। अब दूसरा हम देखें तो दूसरा हमारा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब के बारे में हम कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से चलने के पश्चात परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वास्तव में मिलती नहीं हैं, तो उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे प्रतिबिंब कहाँ मिलते हैं? पर्दे पर ही प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को देख के आप आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा लिख सकते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे प्रतिबिंब क्या होते हैं? पर्दे पे ही प्राप्त कर लिए जाते हैं। लोगों की है दर्पण। तो दर्पण क्या होता है? हम कहते हैं कि यदि किसी दर्पण को ले लें या यदि किसी शीशे को ले लें और उस शीशे के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें या सिल्वर का लेप लगा दें और सिल्वर के ऊपर फिर लाल पेंट लगा दें, तो हम कहते हैं कि उसका दूसरा जो सिरा होता है वो परावर्तक सिरा बन जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? दर्पण। जैसे हमने लिया क्या कि एक कोई शीशे के भाग को ले लिया और इस शीशे के एक तरफ वाले भाग को हमने क्या किया?
इस पे सिल्वर लगा दिया और सिल्वर लगाने के बाद, सिल्वर का लेप लगाने के बाद उसके ऊपर लाल कलर का पेंट कर दिया। और लाल कलर का पेंट करने के बाद जो दूसरी सतह बनी, वो दूसरी सतह यानी इस तरफ वाली सतह हमारी क्या हो गई, परावर्तक सतह हो गई। तो इसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो दर्पण का अगर हम डिफिनीशन लिखें तो हम कह सकते हैं, तो हम लिख लें, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर सिल्वर ऑक्साइड अथवा लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें तो दूसरा सिरा परावर्तक सिरे की भांति व्यवहार करे। तो उसे दर्पण कहते हैं। हमने कहा कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर सिल्वर ऑक्साइड अथवा लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें तो जो दूसरा सिरा होता है वो परावर्तक सिरे की भांति व्यवहार करने लगे, तो हम उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब जो दर्पण होता है वो दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है कि जब किसी पारदर्शी माध्यम के समतल वाले सिरे को काट लिया जाए और उसके एक सिरे पे लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तथा दूसरे सिरे को परावर्तक सिरा बना लिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं, उन गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। और गोलीय दर्पण के बारे में कहते हैं कि जब किसी गोलीय दर्पण से या गोलीय पारदर्शी माध्यम से किसी एक दर्पण को काट लिया जाए, या फिर कह लें कि जब किसी चिकने अथवा गोलीय पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर सिल्वर ऑक्साइड अथवा लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तथा दूसरा जो आपका सिरा हो वह सिरा परावर्तक की भांति व्यवहार करने लगे या परावर्तक सिरे की भांति व्यवहार करने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। अब हमने कहा कि दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है समतल दर्पण और दूसरा हमारा क्या होता है, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, कहते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण। तो अगर हम डिफिनीशन लिखें तो समतल दर्पण की परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण की डिफिनीशन हो जाएगी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अगर हम देखें समतल दर्पण कैसा होता है, तो हमने बताया कि समतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह समतल होता है। तो हमने लिया एक समतल दर्पण और समतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो समतल है। और जो दूसरा पृष्ठ होता है, जब भी आप किसी पारदर्शी माध्यम को लेते हैं,
पारदर्शी माध्यम से तात्पर्य यह होता है कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण इस पार से उस पार हो जाए उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो जब भी हम पारदर्शी माध्यम को लेते हैं तो पारदर्शी माध्यम के एक भाग पे क्या कर लेते हैं, एक पृष्ठ पे कलई कर लेते हैं। कलई करने का अर्थ यह है कि उस पर सिल्वर लगा दें और सिल्वर को सुरक्षित रखने के लिए लाल पेंट कर देते हैं। तो ये वाला जो हमारा पृष्ठ होता है, इस पृष्ठ से ये होता है कि प्रकाश की किरण निकल नहीं पाएगी, यानी इससे टकराने के बाद फिर वापस उसी माध्यम में लौटेगी। तो हमने क्या किया, इस पर कलई कर लिया और इस पर जब प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश फिर क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो जिस पृष्ठ पे पड़ने के बाद प्रकाश वापस लौट जाए उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो हमने किया क्या कि इसका जो पृष्ठ है वो समतल है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। अब समतल दर्पण के अगर गुण के बारे में बात करें तो हम कहते हैं कि जो समतल दर्पण पे प्रतिबिंब बनता है वह समतल दर्पण पे प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है। मीन्स आभासी और सीधा, जिस तरफ आपका वस्तु रखा होगा उसी तरफ हमारा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। फिर हम कहते हैं कि जो समतल दर्पण पर जितनी वस्तु की आकार होती है उतनी ही दर्पण के प्रतिबिंब की भी आकार बनती है। मतलब कह लीजिए कि समतल दर्पण पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब जो भी बनता है वो वस्तु के बराबर आकार का बनता है। फिर हम कहते हैं कि अगला गुण इसमें होता है कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण पे अगर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देखना है तो दर्पण की ऊंचाई उस वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम 5 सेंटीमीटर के हैं और हमें दर्पण में अपने पूरे प्रतिबिंब को देखना है तो कम से कम हमें 2.5 सेंटीमीटर दर्पण ऊंचाई वाले दर्पण की आवश्यकता होगी। फिर अगला इसका गुण होता है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के आगे होता है। तो ये हमारा क्या है, समतल दर्पण के गुण है। गोलीय दर्पण की परिभाषा ये दी जाती है कि यदि हम किसी कांच या पृष्ठ पे क्या कर दें, कलई कर दें तथा दूसरा पृष्ठ हमारा परावर्तक पृष्ठ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे हमने मान लिया कि एक आपका गोलीय कांच है या खोखला गोलीय कांच है, तो उसके एक पृष्ठ को, गोलीय पृष्ठ को काट लिए तथा दूसरे पृष्ठ पे हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया, सिल्वर ऑक्साइड का लेप लगा दिया और तब फिर आपका एक जो पृष्ठ होगा वो हमारा परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, गोलीय पृष्ठ। अब गोलीय पृष्ठ में 2 तरह से हो सकता है। एक, पहले आप क्या करेंगे, उभरे हुए भाग पे कलई कर सकते हैं, फिर क्या होगा, दबे हुए भाग पे कलई कर सकते हैं। तो इस आधार पे गोलीय दर्पण को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक आपका अवतल दर्पण होता है और दूसरा आपका उत्तल दर्पण होता है। तो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। अभी हमें जानना है गोलीय दर्पण क्या होता है। तो हमने कहा कि जब हम किसी कांच के या गोलीय कांच से उसके एक भाग को काट लें और काटने के पश्चात उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दें या लाल ऑक्साइड या फिर कह लें सिल्वर ऑक्साइड का लेप लगा दें और दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो अगर हम परिभाषा लिख लें, यदि किसी कांच के गोलीय पृष्ठ का या ऐसे लिख लें, यदि किसी कांच के गोले से एक पृष्ठ काट लें या एक भाग काट लें तथा एक पृष्ठ न लिख के लिख लें, एक भाग काट लें तथा उसके एक पृष्ठ पर सिल्वर ऑक्साइड लेप लगा दें
तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करे। तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। हमने कहा कि आप क्या करें, किसी कांच के गोले को ले लें और कांच के गोले से एक भाग को काट लें। मान लीजिए कोई आपका खोखला कांच का गोला है और खोखले कांच के गोले से एक भाग को काट लें और काटने के पश्चात उस भाग के एक पृष्ठ को हम क्या कर दें, सिल्वर ऑक्साइड का लेप लगा दें। तब आपका जो दूसरा पृष्ठ होगा वो परावर्तक पृष्ठ की भांति ही व्यवहार करेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो अगर गोलीय दर्पण का हम चित्र बनाएं तो ऐसे हमारा बन जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, कलई किया हुआ भाग है। कलई वाला भाग या कलई वाला पृष्ठ कह लीजिए, कलई वाला पृष्ठ। और ये हमारा जो पृष्ठ होगा इस तरफ वाला, ये हमारा क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ। ये जो पृष्ठ होगा ये होगा परावर्तक पृष्ठ। और इस पूरे दर्पण को हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि इस वाले पृष्ठ पे आप क्या कर दें, कलई कर दें। अगर इस वाले पृष्ठ पे कलई कर देंगे तो ये वाला हमारा क्या होगा, जो ये पृष्ठ होगा ये परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करने लगेगा। जब ये परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करने लगेगा तो ये भी आपका क्या है, गोलीय दर्पण ही है। ये भी हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ। अगला हम लोगों का है पार्श्व उत्क्रमण। तो ये पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है, हम कहते हैं जब किसी समतल दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो जो हमारा दाएं हाथ का प्रतिबिंब होता है वो बाएं हाथ का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, और जो बाएं हाथ का प्रतिबिंब होता है वो दाएं हाथ का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसी पार्श्व बदलने की घटना को ही हम पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। तो पार्श्व उत्क्रमण की अगर हम परिभाषा लिखें तो हम कहते हैं समतल दर्पण के पार्श्व बदलने की घटना को ही हम पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर भी होते हैं जिनका पार्श्व उत्क्रमण होता है, जैसे हमारा होता है AWU। इन सब का क्या होता है, पार्श्व उत्क्रमण होता है। इन्हें जब समतल दर्पण के सम्मुख रखा जाता है तो ये हमारे बदल जाते हैं। बदलने के बाद क्या होते हैं, पलट जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमें उल्टा दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एम्बुलेंस लिखा होता है, एम्बुलेंस में जब भी एम्बुलेंस को आप देखेंगे तो उल्टा लिखा होता है। उल्टा लिखे होने की पीछे रीज़न यही है कि उन सारे अक्षरों का पार्श्व उत्क्रमण होता है। यानी हम जब उसे दर्पण में देखते हैं या जब हम उसे अपने शीशे में देखते हैं, गाड़ी के शीशे में, तो वो हमें पूरा सीधा दिखाई देता है। इसीलिए एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। यानी जितने भी अक्षर उसमें लिखे होते हैं उन सारे अक्षरों का क्या होता है, पार्श्व उत्क्रमण होता है, या कह लीजिए लेटरली इन्वर्स होता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, जो है उल्टा लिख देते हैं। किसको, एम्बुलेंस को।